हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपना डी नोबली बीपीएससी पाठशाला में। और आपको पता है कि हम पाचन तंत्र के बारे में आपको पढ़ा रहे थे और पाचन तंत्र में हम 3 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और इस 3 पार्ट में आज चौथा पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा इस पाचन तंत्र का पहले का 3 वीडियो देख लेंगे, तभी चौथा वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम पाचन तंत्र में क्या पढ़ा दिए थे आपको थोड़ा सा रिवीजन करके आपको चलते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र में स्पेशली हम लोग भोजन के बारे में पढ़ते हैं, अपना खाना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कि आप खाना खाते हैं तो खाना आपके शरीर में क्या करता है, कैसे इसका पाचन होता है, किस किस अंग में इसका पाचन होता है। तो आपको बताया था कि जो खाना होता है ये खाना हमारा शरीर के आहार नाल में जाता है और आहार नाल का बहुत सारे अंग होते हैं। हमारा जो खाना होता है वो खाना शरीर के जिस जिस अंग में जाएगा उन सभी अंगों को एक साथ हम आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। और ये आहार नाल में कहाँ से कहाँ तक अंग आता है, तो अब खाना को मुंह से खाना शुरू करते हैं यानी मुख से खाते हैं तो पहला स्टार्टिंग आहार नल का अंग मुख हो गया। मुख से भोजन कहाँ जाता है, आपका भोजन नली में जाता है यानी ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका से आपका भोजन कहाँ जाता है तो पेट में चला जाता है, स्टोमक का महाशय में। और पेट के बाद आपका भोजन जाता है छोटी आंत में। कहाँ जाता है आपका छोटी आंत में। फिर उसके बाद आपका आ जाता है बड़ी आंत और फिर इसके बाद आ जाता है बड़ी आंत के बाद आपका मलद्वार बोलते हैं या इसको हम एनस बोलते हैं, मलद्वार बोला जाता है, ठीक है। गुद्दा द्वार है, मलद्वार बोला जाता है। तो इन सभी अंगों को एक साथ हम आहार नाल कहते हैं और इन सभी अंगों में हमारा भोजन जाता है, ठीक है। जिसमें आपको हम मुख के बारे में बता दिए थे, भोजन नली के बारे में बात कर लिए थे और स्टोमक के बारे में भी बात कर लिए थे। आज किसके बारे में बात करेंगे, छोटी आंत के बारे में और बड़ी आंत के बारे में कि इसमें भोजन कैसे रहता है और इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है। तो हेडिंग में डालेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका नाम होता है छोटी आंत, ठीक है। तो हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग, छोटी आंत, ठीक है। ये हो गया आपका छोटी आंत। अब छोटी आंत के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इसका अगर लंबाई आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत का लंबाई कितना होता है तो इसका लंबाई जो होता है 6 से 6.5 मीटर तक होता है, ठीक है। 6 से 6.5 मीटर तक इसका लंबाई होता है। और इसका लंबाई इतना होता है तो इसलिए छोटी आंत जो होता है यह आहार नाल का सबसे बड़ा अंग होता है। ये क्या होता है, आहार नाल का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग कौन होता है आपका, छोटी आंत होता है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ ले कि आहार नाल का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो सबसे बड़ा अंग आपका ये छोटी आंत होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा समय तक भोजन कहाँ रहता है तो हम आपको पिछला वीडियो में पढ़ाए थे कि हमारा स्टोमक में भोजन सबसे ज्यादा समय तक रहता है। तो आहार नाल का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, छोटी आंत होता है। अब छोटी आंत होता है और एक और पॉइंट याद रखेंगे कि इसी छोटी आंत में क्या होता है ना कि छोटी आंत में क्या होता है कि जो आप भोजन खाते हैं इन भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। किसका पाचन हो जाता है, भोजन का पूर्ण पाचन। यानी आप जो खाना खाते हैं उस खाना का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, आहार नाल के किस अंग में होता है। तो आहार नाल आपका ये है ये पूरा अंग आपको बताए 1 2 3 4 5 6 अंग बताए आहार नाल का। इस आहार नाल में आप जो खाना खाएंगे वो खाना पूर्ण रूप से कहाँ पचता है आकर, तो आपका छोटी आंत में पच जाता है, ठीक है। रिजल्ट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये जो आपका छोटी आंत होता है ना, ये छोटी आंत आपका 3 भाग में होता है। छोटी आंत कितने भाग में होता है, तो छोटी आंत आपका 3 भाग में होता है। और इन तीनों भाग का अगर हम नाम जानते हैं तो पहला भाग का नाम होता है, अगर इसका हम फिगर देख लेते हैं तो फिगर बनाते हैं। मान के चलो ये आपका ये स्टोमक हो जाता है और स्टोमक से 1 2 और 1 3, ये 3 पार्ट हो गया। इस 3 पार्ट के बाद यहाँ से क्या आपका चालू हो जाता है, तो यहाँ से आपका बड़ी आंत चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है आपका तो ये बड़ी आंत यहाँ से चालू हो जाए, लेकिन 1 2 3 ये 3 पार्ट जो होता है ये तीनों पार्ट आपका क्या होता है, आपका छोटी आंत होता है। तो अगर हम फिगर से बनाते हैं तो पहले एक पॉइंट समझते हैं कि छोटी आंत का कितना भाग होता है। तो ये 3 भाग में होता है। पहला भाग को हम बोलते हैं डेडूनम, दूसरा पार्ट को हम बोलते हैं जेजूनम और तीसरा पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। तीसरा को क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। अगर ये अंग्रेजी नाम है लेकिन अगर हिंदी में नाम इसका देखा जाए तो डेडूनम को हम ग्रहणी बोलते हैं, हिंदी में इसको हम ग्रहणी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मध्यांत्र, इसको बोलते हैं हम लोग मध्यांत्र और इसको बोलते हैं हम लोग शेषांत्र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषांत्र बोलते हैं। ये हिंदी का नाम होता है, ठीक है। कभी कभी इनका नाम हिंदी में भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये 3 चीज होता है। और इसका अगर हम फिगर देखते हैं तो ये फिगर क्या होता है, तो ये आपका मान के चलो स्टोमक हो गया और इस स्टोमक के बाद ये आपका
तीन अंग स्टार्ट हो गया। इसको बोल दिया डेडूनम, इसको बोल दिया आपका जेजूनम, इसको बोल दिया आपको इलियम। ये तीन पार्ट हो गया। इन तीनों पार्टों में से इस तीनों का एक साथ लंबाई 6 से 6.5 मीटर होता है, लेकिन अगर इसका लंबाई देखें तो इसका लंबाई 2.5 मीटर होता है, ठीक है। इसका देखें तो इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसका 2.5 मीटर होता है, इसका 3.5 मीटर होता है, ठीक है। अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो तीनों का लंबाई कितना हो जाएगा, 6 से 6.5 मीटर तक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें से अगर इसका सीक्वेंस पूछ देगा लंबाई के हिसाब से, तो इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा इलियम हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, मध्यांतर हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका डेडूनम। अगर इसको सजाने के लिए दे दिया जाए तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका शेषांत्र, सबसे बड़ा कौन हो गया आपका शेषांत्र, उसके बाद कौन हो जाएगा आपका मध्यांतर, ठीक है, मध्यांतर हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके मध्यांतर के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ग्रहणी। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो ग्रहणी होता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो शेषांत्र होता है। ये लंबाई के हिसाब से पूछ लिया आपसे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है शेषांत्र में, तो सबसे पहले हम समझते हैं छोटी आंत का 3 भाग होता है। 3 भाग में से सबसे पहले हम डेडूनम के बारे में बात करते हैं कि डेडूनम में क्या होता है भोजन का, फिर जेजूनम में क्या होता है, फिर इलियम में क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेडूनम पार्ट को अगर पढ़ते हैं तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि मान के चलो कि आपका आंत है, छोटी आंत हम बना दिया, डायरेक्ट एक छोटी आंत है। अब इस छोटी आंत से क्या होता है ना कि यहाँ 2 चीज लगे हुए मिलेंगे। एक यहाँ से ऐसे चीज लगा हुआ मिलेगा, पत्ते की जैसा एक संरचना दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज बोलते हैं। और एक यहाँ पे आपको दिखाई देगा लीवर, यहीं से आपको एक मिलता है, एक और अंग मिलेगा आपको जिसको हम बोलते हैं लीवर, ठीक है, ये होता है आपका लीवर। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत के वो किस भाग से, छोटी आंत के किस भाग से अग्नाशय और लीवर जुड़ा हुआ होता है, तो ये कौन सा पार्ट है आपका, ये डेडूनम का पार्ट है, ठीक है। तो डेडूनम भाग से अग्नाशय और लीवर जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं अग्नाशय और लीवर भी भोजन का पाचन में सहायक होंगे, तो यह सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीवर क्या करता है छोटी आंत में और अग्नाशय क्या करता है छोटी आंत में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लीवर के बारे में तो एक पॉइंट हम समझते हैं लीवर क्या करता है। तो लीवर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लीवर, सबसे पहले लीवर समझते हैं तो क्या होता है लीवर। तो लीवर में सबसे पहले क्या होता है ना कि लीवर सबसे आपके शरीर के अंदर सबसे भारी ऑर्गन माना जाता है। आपके शरीर के अंदर सबसे भारी अंग लीवर होता है। लीवर का वजन 1.7 यानी 1.7 केजी तक होता है लीवर का वजन। और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सॉरी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ये एक प्रकार का बहिस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। और बहिस्रावी ग्रंथि क्यों होती है, क्योंकि यह एक प्रकार का रस बनाती है। क्या बनाती है, रस। तो लीवर से एक रस बनता है जिसका नाम होता है पीतरस। क्या नाम होता है, पीतरस। तो लीवर पाचन में क्या हेल्प करता है, तो ये पॉइंट हम समझते हैं कि लीवर पाचन में हेल्प इसलिए करता है क्योंकि लीवर से एक रस बनता है जिसका नाम होता है पीतरस। और ये पीतरस क्या करता है, तो ये पीतरस क्या होता है कि आप जो फैटी भोजन खाते हैं, तो फैटी भोजन जो आप खाते हैं, इस फैटी भोजन पे कौन बैठा है आपका, पीतरस बैठा है फैट पर, ठीक है। और फैट पे जैसे ही बैठा है, मान के चलो ये आपका फैट है और फैट आप खाए तो मुंह में तो फैट का पाचन नहीं होता है, ना पेट में होता है, वो डायरेक्ट आ जाता है आपका छोटी आंत में। जैसे ही छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत के डुडेनम पार्ट में जैसे ही ये आपका फैट आया, यहाँ पे फैट आया, तो ये फैट क्या करता है, सबसे पहले इधर से लीवर आएगा और लीवर अपना बाइल जूस बनाता है। लीवर बाइल जूस बना के दे देता है किसको, आपका छोटी आंत को दे देता है। अब ये बाइल जूस क्या करता है कि ये भोजन सबसे पहले जो इधर पेट था, यहाँ पर इस पेट में भोजन कैसा था आपका, अम्लीय था। कैसा था, अम्लीय। लेकिन ये अम्लीय भोजन का पाचन अग्नाशय नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस अम्लीय भोजन का पाचन अग्नाशय क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे भोजन चाहिए क्षारीय। अब यहाँ पेट से जो भोजन आ रही है कैसा है आपका, अम्लीय। तो ये जो बाइल जूस लीवर क्या करता है कि लीवर पीतरस बना देता है। और पीतरस का पीएच मान जो होता है 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, 7.4 तक होता है, ठीक है। तो जब ये पीतरस का मान 7 से ज्यादा होता है तो इसका प्राकृतिक कैसा हो जाता है, क्षारीय। यानी पीतरस कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। बाइल जूस क्षारीय प्रकृति का होता है। अब यहाँ से जैसे भोजन आएगा, वो भोजन में ये जो पीतरस बनाएगा लीवर, ये भोजन आते ही इसको क्या कर देगा, क्षारीय कर देगा। और क्षारीय करने के बाद ये अग्नाशय से जो रस निकलेगा, ये रस इसका क्या कराएगा, पाचन कराएगा। तो लीवर का काम क्या हो सकता है, तो लीवर के बारे में 1-2 पॉइंट हम समझते हैं। लीवर करता क्या है, तो लीवर पाचन के लिए क्या करता है, तो सबसे पहले ये पीतरस बनाता है। पीतरस बनाता है। और पीतरस क्या होता है तो समझते हैं पीतरस के बारे में।
तो पितरस हमारे शरीर में 24 घंटा में 1 से 1.5 लीटर बनता है। कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर तक बनता है हमारे शरीर में 24 घंटा में, ठीक है। और पितरस का रंग जो होता है हरा होता है। पितरस कैसा रंग का होता है? हरा रंग का होता है। और रंग हरा होता है तो इसके लिए कुछ इसमें पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं। तो पितरस का रंग हरा होता है किस वर्ण के कारण? तो विलिवर्डिन वर्ण के कारण। किस वर्ण के कारण? विलिवर्डिन वर्ण के कारण क्या होता है कि पितरस का रंग हरा हो जाता है। ये पितरस क्या करता है? तो पितरस का अगर कार्य हम देखते हैं तो पितरस का कार्य हम लिख सकते हैं, पितरस का कार्य। पितरस क्या करता है? तो इसका कार्य क्या होता है कि यह वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, पायसीकरण, वसा का पायसीकरण करता है, पायसीकरण करता है, ठीक है। तो वसा का पायसीकरण करने का मतलब क्या हुआ कि वसा का बड़ा बड़ा बूंद है आपके पास, और ये बड़ा बूंद को क्या करता है, जैसे कि आप किसी तेल को पानी में डालते हैं तो छोटा छोटा रूप में फटकर अलग होने लगता है, बस वही बात होता है। जो आप फैट खाते हैं वो फैट छोटी आंत का डुडेनम भाग में जाता है। डुडेनम भाग में जैसे फैट जाएगा, ये मान के चलिए आपका फैट है, ये फैट जैसे गया इस पे लीवर पितरस भेज देगा। पितरस जैसे भेजेगा, लीवर पितरस को भेजेगा तो ये वसा क्या होगा कि छोटा छोटा बूंद में, तेल के बूंद में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन हो जाता है, पायसीकृत हो जाता है। ये पायसीकृत वसा है। कैसा वसा है? तो ये पायसीकृत वसा होता है, पायसीकृत वसा होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वसा का पायसीकरण कौन सा रस करता है? तो आपका कौन सा रस करता है? पितरस करता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि पीछे से जितना जो हम रस पढ़ रहे थे, जो आपका पेट में जठर रस था, ठीक है, ये जठर रस पेट में होता है, उसमें एंजाइम था। लेकिन ये जो लीवर में पितरस होता है ना, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें एंजाइम जो होता है नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो पितरस में एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी यह फैट को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है, यानी पायसीकरण करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर एक दो और लीवर से क्वेश्चन यहां बनेगा क्या, तो समझते हैं पितरस के बारे में। एक दो क्वेश्चन यहां से बन गया, और उसके बाद आपसे लीवर से पूछेगा क्वेश्चन। तो लीवर से एक दो पॉइंट याद रखें। लीवर का कार्य बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन लीवर का कार्य एक दो जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लीवर का कार्य अगर हम हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, तो लीवर का एक ऑथेंटिक कार्य देखा जाए तो लीवर का 300 प्रकार के कार्य होते हैं आपके शरीर में, ठीक है। लेकिन हमें उतना कार्य नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ एग्जाम में जो आता है वो हम आपको बता देते हैं। पहला कार्य होता है कि जहरीले भोजन के प्रभाव को कम करता है। जहरीले भोजन के प्रभाव को कम करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आपके शरीर में कोई भी जहरीला चीज जाता है, ठीक है, जहरीला भोजन आप करते हैं, तो जो जहरीला चीज आपको शरीर को खराब कर सकता है, तो उस जहरीले चीज को लीवर अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइक दैट जब आप अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, वो शराब होता है, तो शराब जब आप पीते हैं तो शराब में क्या होता है कि शराब में जहरीला चीज होता है, एसीटोन होता है, एसिटल्डिहाइड होता है, ये दोनों जहरीला पदार्थ होते हैं। ये दोनों जहरीले पदार्थ को लीवर क्या कर लेता है? अपने पास रख लेता है। या कोई इंसान जहर खा लेता है, तो जहर खा लेता है तो हमें कैसे पता लगे कि जहर खा के मरा है? तो उसका क्या टेस्ट करते हैं? हम लीवर को टेस्ट करते हैं, क्योंकि जितना जो आप जहरीला चीज खाते हैं वो सारा चीज कहाँ जाता है? आपका लीवर में जाता है। तो लीवर आपके शरीर में जहरीले चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी जहरीले पदार्थ के प्रभाव को आपके शरीर में क्या करता है? कम करता है। दूसरा अगर देखा जाए तो लीवर का और काम क्या हो सकता है, तो जो आपके शरीर में खाना होता है वो खाना ग्लूकोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। लेकिन जब हमारे शरीर में ये ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो गया है, अगर आपके शरीर में ग्लूकोज का मात्रा क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो ज्यादा ग्लूकोज होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको रोग हो सकता है। तो रोग हो सकता है तो इसको फिर कौन सा मानने आएगा? आपका लीवर। जैसे ही आपके शरीर में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा होता है तो लीवर का काम क्या होता है कि लीवर इस ग्लूकोज को अपने पास बुला लेता है। लेकिन जब ये अपने पास बुलाता है तो इस ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें ले लेता है? ये ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन। तो दूसरा कार्य क्या होता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो जाता है तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में कौन संग्रहित कर लेता है? आपका लीवर। तो लीवर का दूसरा काम क्या हुआ कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। अगर तीसरा काम देखें तो लीवर में कुछ विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं, संग्रहित होते हैं आपके लीवर में। जैसे कि कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन ए, जितना जो फैटी विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 ऐसे विटामिन है जो आपके लीवर में क्या होते हैं? लीवर में स्टोर रहते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर में स्टोर यानी संग्रहित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि लीवर में कौन कौन से विटामिन संग्रहित होते हैं, तो कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, डी, ई, के, ये हो गया।
और लीवर का एक और काम क्या हो सकता है, तो लीवर आपके शरीर में पितरस बनाता है, और पितरस बनाता है तो अभी हम पीछे पितरस का कार्य पढ़े हैं कि पितरस क्या करता है, तो आपके शरीर में जितना जो फैट होता है उस फैट को इमल्सिफिकेशन करने का कार्य करता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ तक अगर हम छोटी आंत की बात करते हैं, छोटी आंत में एक पॉइंट हम समझते हैं, फिगर अगर हम आपको फिगर बनाते हैं तो ये मान के चलो ये आपका छोटी आंत है। ठीक है, तो छोटी आंत है यहाँ तक, और ये छोटी आंत है तो यहाँ से क्या होता है कि ये मान के चलो आपका लीवर है। ठीक है, लीवर, और यहाँ से आइए आपका अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय पत्ते के जैसा आकार होता है। अब एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ से जो पेट से भोजन आ रहा था ये भोजन अम्लीय था, लेकिन अग्नाशय कैसा भोजन को पचाएगा, क्षारीय भोजन को। अब अम्लीय भोजन है और यहाँ आएगा तो इसको चाहिए क्षारीय डुडेनम पार्ट में, तो यहाँ से पितरस निकलता है और पितरस इस भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है, क्योंकि पितरस का पीएच 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय खुद होता है। तो बाइल जूस निकला, और बाइल जूस निकलने के बाद क्या हुआ, इस भोजन को क्या कर दिया, क्षारीय कर दिया, और जैसे क्षारीय करेगा तो अब अग्नाशय अपना रस बनाएगा, और अग्नाशय अपना रस बना के भोजन का पाचन करवाएगा। तो यहाँ लीवर का पाचन में सिर्फ एक ही काम है कि ये पितरस बना देता है, और पितरस बना के क्या करता है, भोजन में मिक्स कर देता है, ताकि अम्लीय भोजन जो पेट से आ रहा था ये भोजन कैसा हो जाए, क्षारीय, ताकि आगे छोटी आंत में सारा भोजन का पाचन हो जाए। समझ में आ गया बात। और यही पितरस जो होता है ना, पितरस जब मुर्गा आप देखते होंगे, अगर मुर्गा कहीं कटाता होगा मीट वगैरह, तो उस मीट में क्या होता है कि जब मीट होता है तो इस लीवर के पास क्या होता है कि एक ऐसे पास में गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर क्या होता है कि पितरस जब लीवर में ज्यादा हो जाता है तो पितरस को गॉल ब्लैडर में क्या कर देता है, लीवर एब्जॉर्ब कर देता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो गॉल ब्लैडर इसको पितरस दे दे। तो इस गॉल ब्लैडर में भी क्या होता है, आपका पितरस जमा होता है। ठीक है, जब मीट उठ कटता है तो देखिएगा जो मीट काटने वाले होते हैं वो लीवर का जो पितरस यानी जो गॉल ब्लैडर, तो उस गॉल ब्लैडर फटने नहीं देते, उसको साइड कर दिया जाता है। अगर फट गया ये पितरस, अगर फट गया लीवर का जो ये गॉल ब्लैडर ये फट गया और इसका पितरस अगर गिर गया किसी मीट के पास, तो मीट पूरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि ये कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ लीवर का काम आपको समझ में आ गया। अब क्या करेगा, अग्नाशय का काम क्या होगा, तो हम हेडिंग डालेंगे अग्नाशय। ये अग्नाशय क्या करता है यहाँ पर, तो अग्नाशय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अग्नाशय का काम क्या होता है, समझते हैं। अग्नाशय, तो अग्नाशय का काम क्या होता है कि अग्नाशय सबसे पहले अगर देखा जाए तो अग्नाशय एक प्रकार का ग्रंथि है। ठीक है, आपके शरीर के अंदर एक ग्लैंड है, और ये ग्लैंड कैसा है, तो ये बहिस्रावी ग्रंथि भी, बहिस्रावी के जैसा कार्य करती है, यानी कि रस भी बनाती है, यानी बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है, और ये आपके शरीर में हार्मोन भी बनाता है। क्या बनाता है, हार्मोन, यानी हार्मोन बनाने वाले ग्रंथि को अंतःस्रावी कहते हैं, और जो रस बनाता है उसे हम बहिस्रावी कहते हैं। और अग्नाशय हार्मोन भी बनाता है और रस भी बनाता है, इसलिए इसे बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का दर्जा दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि यह बहिस्रावी यानी रस का निर्माण करेगा, और अंतःस्रावी में यह हार्मोन का भी निर्माण कर देता है, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो अग्नाशय से क्या मिल लेता है, तो अग्नाशय से क्या बनता है, तो अग्नाशय से अग्नाशय रस का निर्माण होता है। क्या बनता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस बनता है, और ये अग्नाशय रस जो होता है इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अग्नाशय रस में कितने एंजाइम होते हैं, तो अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है, पहला का नाम होता है एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, और तीसरा नंबर का होता है जिसे हम बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं इसे, लाइपेज। यानी कि हमारे शरीर में जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय में रस होता है, अग्नाशय रस, और उस रस में कितने एंजाइम होते हैं, 3, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। आपका एग्जाम में जनरली ये एंजाइम का लोकेशन आपको याद रखना होगा कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ से निकलता है, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, लाइपेज कहाँ से निकलता है। ठीक है, अब आपको इतना बात तो पता होगा कि जब एंजाइम है तो ये भोजन का पाचन ही कराएगा, और तो इसका कोई काम नहीं है। एंजाइम का काम है भोजन का पाचन कराना। और हम भोजन कितने टाइप के खाते हैं, हम भोजन 3 टाइप के खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक फैट खाते हैं। यही 3 भोजन करते हैं हम लोग, और ये 3 भोजन करते हैं तो इन तीनों का पाचन पेट तक तो पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में आंशिक होता है, पेट में प्रोटीन का आंशिक पाचन हो गया, फैट तो लीवर से जो पितरस था वो पितरस फैट को छोटा छोटा रूप में तोड़ दिया है, लेकिन अभी हम इसका पूर्ण पाचन नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पे हम इसका पूर्ण पाचन करेंगे। तो एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या हो सकता है, तो एमाइलेज एंजाइम का कार्य याद रखेंगे कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं
ये कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ हो गया था? तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन जो था ये आपका माल्टोज में मुंह में ही हो जाता है, ठीक है, किसमें हो जाता है? मुख में ही हो जाता है। लेकिन आपको उतना हम बताए थे कि मुख में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है माल्टोज के रूप में वो केवल 30% ही होता है। कितना परसेंट होता है? मात्र 30%, यानी माल्टोज भी पूर्ण रूप से नहीं टूट पाता है। लेकिन वही भोजन जब छोटी आंत के डुडेनम पार्ट में आ गया तो वहां पे एमाइलेज एंजाइम बैठेगा और ये एमाइलेज एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के रूप में तोड़ेगा। लेकिन अब ये माल्टोज 30% से कितना परसेंट में टूट जाएगा? तो ये 100% में टूट जाएगा। कितना परसेंट में टूट जाएगा माल्टोज? तो 100% में यहाँ माल्टोज टूट जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के रूप में पूर्ण रूप से कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो ये आपका कौन सा? एमाइलेज एंजाइम। अभी ये माल्टोज किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज में ये नहीं टूट पाता, ग्लूकोज में दूसरा एंजाइम तोड़ता है। तो बस एमाइलेज का काम क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट को पूर्ण रूप से माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन का अगर कार्य देखा जाए तो ट्रिप्सिन एंजाइम में क्या होता है कि प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ हो गया छोटा माल्टोज, लिख देते हैं माल्टोज, ठीक है। ये आपका 100% में माल्टोज यहाँ टूट गया। अब ये ग्लूकोज में नहीं टूटा है। अब देखते हैं हम लोग ट्रिप्सिन के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिप्सिन एंजाइम में क्या होता है कि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ हो गया था? प्रोटीन का आंशिक पाचन पेट में हो गया था। किसके रूप में होता है प्रोटीन का आंशिक पाचन? पेप्टॉन्स के रूप में। किसके रूप में होता है? पेप्टॉन्स। क्या पेट में पेप्टॉन 100% में टूटा था? तो नहीं। कितना परसेंट में टूटा था? 30% में। लेकिन जैसे ये आपका प्रोटीन छोटी आंत के डुडेनम भाग में आएगा तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलेगा और ये ट्रिप्सिन एंजाइम पहले प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कितना परसेंट में तोड़ेगा? 30 से पूरा कितना कर देगा? 100%। और 100% टूटा, वैसे ही इस पेप्टॉन्स को फिर ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा? अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। और आपको हम इतना बताए थे कि जब प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है तो प्रोटीन का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया। यानी कहने का मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन किस में होता है तो ये अमीनो एसिड में होता है। कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। इसका आंशिक पाचन कहाँ होता है? तो पेप्टॉन्स का प्रोटीन का आंशिक पाचन आपका पेट में होता है और वहां पे कौन सा एंजाइम कर रहा था? तो वहां पे पेप्सिन एंजाइम कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। और उसके बाद प्रोटीन के बाद अगर हम लाइपेज का कार्य देखते हैं तो ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या होता है कि जब आप फैट खाते हैं, वसा खाते हैं, ठीक है, तो इस वसा पे पहले वसा को तो छोटा छोटा रूप में आपको पितरस तोड़ दिया था। अब इस वसा पे कौन सा एंजाइम आके बैठेगा? लाइपेज बैठेगा। और ये लाइपेज एंजाइम इस वसा को किस में तोड़ देता है? ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ देता है। किसके रूप में तोड़ देता है? ग्लिसरॉल के रूप में। या तो इसी को हम बोलते हैं वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं? वसीय अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो जब वसा वसीय अम्ल के रूप में टूट गया तो इसका भी क्या हो गया? पूर्ण पाचन हो गया। यानी कहने का मतलब अगर इस फिगर को हम देखें, ये फिगर में आपका छोटी आंत ये है और इस छोटी आंत में अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो अग्नाशय अपना 3 गो एंजाइम बना के दिया है। यहाँ से लीवर आपको लीवर है, लीवर पितरस बना के भोजन को अम्लीय क्षारीय कर दिया अम्लीय से। और ये अग्नाशय एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज बनाया जिसमें ये ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या कर दिया? ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर दिया, लाइपेज वसा का पूर्ण पाचन। लेकिन क्या एंजाइम अभी एमाइलेज जो है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन किया है? तो नहीं किया। ये अभी माल्टोज नहीं टूटा। माल्टोज अभी किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। तो इसको ग्लूकोज में तोड़ने के लिए एक अलग से एंजाइम आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को क्लियर अग्नाशय से नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये अब हमें इस माल्टोज को केवल तोड़ना, क्योंकि प्रोटीन और अमीनो एसिड का पूर्ण पाचन अग्नाशय का एंजाइम कर दिया, लेकिन अभी माल्टोज का पूर्ण पाचन नहीं हो पाया है। तो माल्टोज का पूर्ण पाचन कैसे होगा? तो ये पॉइंट आपको समझना है। मान के चलो ये आपका छोटी आंत है, डुडेनम, जेजुनम, इलियम है, ठीक है। ये जेजुनम और इलियम। अब ये डुडेनम जो पार्ट होता है इससे एक ग्लैंड मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से एक छोटा छोटा ग्रंथि मिलता है जिसे हम बोलते हैं आंतीय ग्रंथि, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? आंतीय ग्रंथि। और ये आंतीय ग्रंथि होता है और इस आंतीय ग्रंथि से आपका आंतीय रस निकलता है। आंतीय ग्रंथि से कौन सा? आंतीय रस निकलता है। आंतीय ग्रंथि से आपका आंतीय रस निकलता है। और ये जो आंतीय रस होता है, इस आंतीय रस में भी 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। इस आंतीय रस में भी कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आंतीय रस में कितने प्रकार के एंजाइम? तो 3 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। और इस एंजाइम का नाम क्या क्या होता है? तो एक एंजाइम का नाम होता है सुक्रेज, एक का नाम होता है सुक्रेज, एक का नाम होता है आपका लैक्टेज और एक का नाम होता है माल्टेज। क्या नाम होता है एक का? माल्टेज।
ये 3 प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। ये तीनों कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होते हैं, ठीक है। और ये छोटी आंत में होता है, तो इनका पाचन क्या होगा, तो स्पेशली आपका तो प्रोटीन और फैट क्या हो गया है, टूट गया है। प्रोटीन और फैट क्या हो गया आपका, टूट गया है। लेकिन अभी कौन नहीं टूटा है आपका, तो ये कार्बोहाइड्रेट अभी आपका नहीं टूट पाया है, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटा, तो ये तीनों एंजाइम किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट तो माल्टोज के रूप में टूट गया था, केवल उसको तोड़ना किस में है आपका, ग्लूकोज में तोड़ना है। तो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, तो इसका कार्य अगर हम पढ़ते हैं तो लिखेंगे सुक्रेज का कार्य, ठीक है। सुक्रेज का कार्य क्या होता है, सुक्रेज का कार्य क्या होता है, तो देखिए आप जो सुक्रोज खाते हैं, ठीक है, एक मिठापा होता है जिसका नाम होता है सुक्रोज। सुक्रोज जैसे कि आप गुड़ खाते हैं, चीनी खाते हैं, आप शहद खाते हैं, ठीक है। तो इन सब में कौन सा मिठापा मिलता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। जब आप ये सब चीज खाते हैं तो इसमें आपको मिलता है सुक्रोज, और इस सुक्रोज का पाचन कौन सा एंजाइम कराएगा, सुक्रेज। देखिए यहाँ पे एज और यहाँ पे ओज है, ओज लगा है तो एक प्रकार का शर्करा है, एज लगा है तो एक प्रकार का एंजाइम है। तो जब आप ये सब खाते हैं तो आपके शरीर में सुक्रोज जाता है, और इस सुक्रोज को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, तो सुक्रेज एंजाइम आएगा। और ये सुक्रेज एंजाइम इसको क्या करता है कि एक ग्लूकोज में तोड़ता है, एक ग्लूकोज और प्लस एक ग्लैक्टोज में तोड़ेगा, एक ग्लैक्टोज में तोड़ देता, सॉरी एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में तोड़ देता है, एक फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि सुक्रोज को जब सुक्रेज एंजाइम तोड़ता है तो किस किस रूप में टूटता है, तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में टूटता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सुक्रोज के बाद लैक्टेज एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो एक हो गया आपका सुक्रोज, दूसरा आपका लैक्टेज। तो लैक्टेज एंजाइम का कार्य अगर देखते हैं, लैक्टेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो ये एंजाइम क्या करता है कि लैक्टेज होता है लैक्टोज शर्करा, एक होता है लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा क्या होता है, तो जब आप दूध पीते हैं तो दूध में जो मिठापा होता है, दूध का मिठापा जो होता है, आप दूध पीते हैं तो दूध हल्का आपको मीठा लगता है, ठीक है, हल्का आपको दूध मीठा लगेगा। और वो मीठा दूध क्या होता है, किसके कारण होता है, लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। तो जब आप दूध पिएंगे तो दूध से जो मिठापा मिलता है वो लैक्टोज शर्करा के कारण मिलता है। और इस लैक्टोज शर्करा को तोड़ेगा कौन आपका, तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है आपका, लैक्टेज करता है। कौन सा एंजाइम करता है, लैक्टेज एंजाइम करता है। और जैसे लैक्टेज एंजाइम इस लैक्टोज को तोड़ता है तो ये टूट जाता है एक ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लैक्टोज में टूट जाता है, एक ग्लैक्टोज में टूट जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो लैक्टोज शर्करा होता है किसके रूप में टूटता है, तो एक ग्लैक्टोज और एक ग्लूकोज में टूटता है। कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है, ठीक है। कहाँ टूटता है, तो छोटी आंत का डुडेनम भाग में। अब देखते हैं तीसरा नंबर का आपका कौन सा एंजाइम है, माल्टेज है। कौन सा है आपका, माल्टेज, ठीक है। तो माल्टेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो माल्टेज एंजाइम क्या करता है कि माल्टोज शर्करा का पाचन कराएगा। जैसे देखिए माल्टोज आपको कहाँ मिलता है, तो समझिए माल्टोज, तो माल्टोज एक प्रकार का शर्करा है, और ये आपको कहाँ मिलता है, ड्राई फ्रूट से, जो सूखा फल आप खाते हैं, सूखा फल जैसे आप बादाम खाते हैं, बादाम के बाद आप खजूर खाते हैं, जितना जो सूखा फल होता है, ठीक है, काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं, इन सब में माल्टोज होता है, ठीक है। और ये माल्टोज शर्करा जैसे ही आप खाते हैं, ये सारा खाने के बाद ये माल्टोज शर्करा खाएंगे तो इस शर्करा पर कौन सा एंजाइम बैठेगा कर, माल्टेज बैठता है। और ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को 2 ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। कितने के रूप में, 2 ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में टूट गया, समझिए कि इसका पूर्ण पाचन हो गया, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज के रूप में टूट गया तो ये पूर्ण पाचन इसका क्लियर हो गया। तो माल्टोज किस में टूटता है, 2 ग्लूकोज के रूप में। ये लैक्टोज किस में टूटता है, एक ग्लूकोज एक ग्लैक्टोज में। और ये आपका जो होता है सुक्रोज, सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में तोड़ता है। कौन सा एंजाइम तोड़ता है, आप क्लियर हो गया। यानी आप खाना का पूर्ण पाचन आपका छोटी आंत में, ये पहले तो अग्नाशय किया, अग्नाशय का ट्रिप्सिन लाइपेज प्रोटीन फैट को पूरा तोड़ दिया, और छोटी आंत का आंतीय जो ग्रंथि है, आंतीय ग्रंथि से आंतीय रस मिला, और आंतीय रस में 3 एंजाइम सुक्रोज, लैक्टेज, माल्टेज, और ये कार्बोहाइड्रेट को पूर्ण रूप से 2 ग्लूकोज के रूप में तोड़ दिया। यानी यहाँ पर खाना का क्या हो गया आपका, खाना का यहाँ पे पूर्ण पाचन क्लियर हो गया। अब देखा जाए इसमें तो खाना जैसा हम मान के चलिए छोटी आंत आपका है, छोटी आंत का क्या पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में एक पार्ट का नाम होता है डुडेनम, एक पार्ट में होता है जेजुनम, और एक पार्ट में होता है इलियम। तो अभी जो हम खाना के बात कर रहे थे, ये पूरा खाना कहाँ हो रहा है, आपका डुडेनम पार्ट में हो रहा है। तो डुडेनम पार्ट में ही भोजन का क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत का डुडेनम भाग में। तो आप ये कह सकते हैं कि तो जेजुनम इलियम में क्या हो सकता है, ठीक है। जो आप खाना खाते हैं, अभी एक पहले पॉइंट लिखा थे कि छोटी आंत में खाना का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन खखोर के जब पूछेगा कि छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो किस भाग में होता है आपका, डुडेनम भाग में होता है।
अब जेजुनम और इलियम में क्या होगा, तो आप हमारे पहले क्लास देखे होंगे तो उसमें हम एक बात बताए होंगे, पाचन का प्रक्रिया। पाचन का पहला प्रक्रिया होता है अंतःग्रहण, पढ़ाए थे आपको अंतःग्रहण। दूसरा प्रक्रिया जो होता है जिसका होता है पाचन। तो पाचन तो अभी हो गया क्लियर। अब पाचन के बाद इस खाना का क्या होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए। अवशोषण क्या होता है, सारा चीज हम पढ़ाए हुए हैं। अब ये अवशोषण कराएंगे, फिर इसका स्वांगीकरण कराएंगे ये भोजन का, और स्वांगीकरण कराएंगे। अगर स्वांगीकरण के बाद इस भोजन का क्या हो जाता है, कुछ भोजन जो होते हैं जो जहरीले होते हैं उसका क्या करा देते हैं, उत्सर्जन करा देते हैं। तो खाना को मुंह में रखे, मुंह में रखने के बाद शरीर के अंदर इसका पाचन हो गया। पाचन के बाद इस खाना का तीसरा नंबर का क्या कराना होगा, अवशोषण। तो पाचन छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट तक हो गया। अब जेजुनम और इलियम में क्या होगा, जो पचा हुआ भोजन है उसी को हम क्या कराएंगे, अवशोषण कराएंगे। तो भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, इस चीज को अगर हम जाने तो मान के चलिए ये हमारा क्या है, छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद ये हो गया, ठीक है। अब इसका नामकरण अगर हम देखें तो इसको डेडुनम, इसको जेजुनम और इसको इलियम कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। इस बात में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन। लेकिन इस दोनों में क्या होता है कि भोजन का पाचन नहीं होता। यहाँ पर इन दोनों के पार्ट में भोजन का पाचन नहीं होता है। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों में भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का क्या होता है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है। तो अवशोषण में आपका जेजुनम भी है और इलियम भी है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा किस में होता है, तो भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा इस वाले इलियम वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, तो सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, भोजन का अवशोषण यानी कि छोटी आंत का जो इलियम वाला पार्ट है, इस पार्ट में क्या होता है कि भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या इलियम और जेजुनम भाग में भोजन का पाचन होता है, तो नहीं होता है। तो इन दोनों में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत के किस भाग में भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है, तो कौन सा पार्ट में होता है, इलियम वाला पार्ट में होता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा ज्यादा अवशोषण, क्यों, तो इस चीज को समझने के लिए क्या होता है कि छोटी आंत का जो ये इलियम वाला पार्ट है, इसमें कुछ उंगली नुमा ऐसे उभरी हुई संरचना मिलती है, ठीक है। और इस उंगली नुमा उभरी संरचना को हम रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं, या इसी को हम रसांकुर को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम विल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विल्ली बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं विल्ली। ये विली वो विली कैट वाला विली नहीं है, ठीक है, इसका नाम ही होता है विली, ठीक है। तो छोटी आंत का इलियम वाले भाग में क्या होता है कि कुछ खाली संरचनाएं होती है, उंगली नुमा संरचना होती है, जिसका नाम रसांकुर या विली होता है। और इसी में क्या होता है कि जो भोजन पच गया है, यहाँ से जो पचा हुआ भोजन आया है, ये सारा भोजन यहाँ पर आकर क्या हुआ, अवशोषित हो गया है। क्या हो गया है, अवशोषित हो गया है। और इसी अवशोषित भोजन क्या होगा कि यहाँ हमारा खून में घुलेगा, और खून में घुलने के बाद हमारे शरीर का हर एक सेल्स के पास जाता है, और सेल्स के पास जाने के बाद उस सेल्स को क्या दिलाता है, एनर्जी दिलाता है। और जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं इसे हम, स्वांगीकरण। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस टाइप का भोजन का अवशोषण होता है, तो पचा हुआ भोजन का ही अवशोषण होता है, और पचे हुए भोजन से ही क्या होता है, भोजन का क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, ठीक है। तो स्वांगीकरण और अवशोषण समझ में आ गया होगा। और अवशोषण जो होता है छोटी आंत का इलियम भाग में होता है, यहीं से आपका भोजन जो होता है शरीर के सारे अंग में जाता है, और आपके शरीर के अंग को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अभी आपका छोटी आंत हो गया। छोटी आंत के बाद क्या होता है कि जो भोजन नहीं पचा है, तो ऐसा कुछ भोजन हम कर लेते हैं जो भोजन क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। तो वैसे भोजन का शरीर में आपका पाचन नहीं हो पाता है। तो वैसे भोजन के लिए क्या किया जाता है, वैसे भोजन को क्या करता है कि जो बड़ी आंत होता है, छोटी आंत होता है, छोटी आंत वैसे भोजन को कहाँ भेज देता है, आपके शरीर के अंग बड़ी आंत में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। और बड़ी आंत में क्या होता है भोजन का, इसमें कैसा भोजन आएगा, इसमें पचित भोजन नहीं आता, इसमें अपचे हुए भोजन आते हैं। वैसे भोजन जो आपके शरीर में पचा नहीं है, वो क्यों नहीं पचा, क्योंकि वो शरीर में आपका जहरीला था। तो बड़ी आंत की बात करते हैं, तो इसका लंबाई अगर देखा जाए तो लंबाई इसका होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 मीटर तक होता है, ठीक है, 1 से 1.5 मीटर तक होता है। अब उसका 6 से 6.5 था, तो उसका इतना वो छोटा क्यों है, इतना मीटर ही है, तो इसका बड़ा क्यों है, तो इसलिए बड़ा क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है, उसका डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। अब देखा जाए बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जो होता है ये 3 भाग में होता है। बड़ी आंत कितने भाग में होते हैं, 3 भाग में होते हैं। इन तीनों भाग का नाम अगर देखा जाए तो एक भाग का नाम होता है सीकम, ठीक है, सीकम। दूसरा को बोलते हैं कोलोन, और तीसरा को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम, ठीक है। अगर हम फिगर बनाए तो देखिए फिगर में ये आपका
ये छोटी आंत मान के चलो हो गया। अब छोटी आंत के बाद यहाँ से क्या चालू हो जाता है आपका बड़ी आंत, ठीक है, ये है। ये जो एक मोटा सा पाइप दिख रहे हैं आप, ये क्या है आपका बड़ी आंत। यह है आपका बड़ी आंत, ये आपका क्या हो गया बड़ी आंत हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, और इसका नामकरण करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सीकम, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं कोलोन, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग रेक्टम। सीकम कोलोन रेक्टम, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, इधर वाले को बोलते हैं हम लोग सीकम, ऊपर को बोलते हैं रेक्टम, कोलोन, और तीसरा हो गया आपका रेक्टम, ठीक है। और यहाँ होता है आपका एनस यानी मलद्वार होता है, ठीक है। इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो पहले सीकम और कोलोन से दो क्वेश्चन आएंगे। तो सीकम में क्या होता है, तो पहला पॉइंट, सीकम का पार्ट में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है, यहाँ पर एक पार्ट मिलेगा आपको कीड़ा के संरचना से, इसको बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। और अपेंडिक्स बोलते हैं तो सीकम में एक क्या होता है, यह एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। हम आपको पढ़ाए हुए थे, ये एक प्रकार का कैसा अंग होता है, अवशेषी अंग होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग है, वो बड़ी आंत के किस भाग में होता है, तो किस भाग में होता है, सीकम में होता है, ठीक है। और ये अपेंडिक्स करता क्या था, तो हम लोग पहले मानव नहीं थे, हम लोग जानवर थे, यानी बंदर प्रकृति का थे। तो हम लोग पहले घास फूस खाते थे, तो ये अपेंडिक्स उसी का पाचन कराता था। लेकिन अब ये अपेंडिक्स हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं, तो ये अपेंडिक्स छोटा आकार का हो गया है, और ये अपेंडिक्स अब हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता है, तो इसका ऑपरेशन करके इसे हम निकाल सकते हैं। हर एक मानव में एक अपेंडिक्स होता है, और ये अपेंडिक्स कहाँ होता है, तो बड़ी आंत का सीकम भाग में होता है। उसके बाद सीकम का एक और पॉइंट हो सकता है, तो सीकम को क्या बोलते हैं हम, हाउस ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का घर कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, जीवाणुओं का घर कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी आंत के किस भाग को जीवाणुओं का घर कहा जाता है, तो ये सीकम वाले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई जीवाणु। क्या बोला जाता है, ई कोलाई जीवाणु होता है, ई कोलाई जीवाणु होता है। तो बड़ी आंत का सीकम वाले भाग में एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई जीवाणु, और इसी जीवाणु के कारण सीकम को हम जीवाणुओं का घर कहते हैं। ई कोलाई जीवाणु का काम क्या होता है, तो इस जीवाणु का काम क्या होता है कि जो भोजन आपके शरीर में अपचा हुआ भोजन था, यह भोजन को क्या करता है कि इस भोजन पे पनप जाते हैं, ठीक है। इस भोजन पे बैक्टीरिया आके बैठ जाता है, अपचा भोजन पे क्या होता है, बैक्टीरिया आके बैठ गया, और ये बैक्टीरिया अपचे भोजन को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, ठीक है। और सड़ाने गलाने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और गलने के बाद ये क्या हो जाते हैं, इसी सड़ा हुआ, जैसे देखिए आपके शरीर में जो भोजन अपचा हुआ था, माने पचा नहीं था, वो भोजन बड़ी आंत में आया, बड़ी आंत के सीकम भाग में, इस भाग में ई कोलाई जीवाणु था। ई कोलाई जीवाणु इस भोजन पे बैठा अपचे हुए पर, बैठने के वजह से सड़ा दिया, सड़ाने के बाद इसी भोजन को हम क्या कर देते हैं, इसी भोजन को हम मल कह देते हैं, और इसी मल को फेसेस कहते हैं, और इसी फेसेस को हम शरीर से क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो आपके शरीर में मल बनाने का काम कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई जीवाणु से, कैसा भोजन, अपचा हुआ भोजन से होता है, ठीक है। अब उसके बाद सीकम के बाद देखते हैं कोलोन। कोलोन होता है, एक होता है कोलोन। तो कोलोन की अगर हम बात करते हैं, कोलोन के बाद रेक्टम, कोलोन के बाद रेक्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रेक्टम का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है कि आपके शरीर में मान के चलो ये ऐसा है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये है, ठीक है, ये हो गया आपका कोलोन, ठीक है, कोलोन ये है आपका, और इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टम, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग एनस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके शरीर में मल बना, उस मल में बहुत सारा पानी भी है, ठीक है, इस मल में बहुत सारा पानी भी है। तो इस पानी को अवशोषण करने का काम किसका होता है, तो कोलोन क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है। किसमें से, मल का पानी का क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है। अब ये मल का पानी का अवशोषण किया, तो मल जब अकेले यहाँ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, और यही ठोस मल फिर आके रेक्टा में एकत्रित होता है। ये मल कहाँ होगा, रेक्टा में एकत्रित होगा, और कुछ समय के बाद हम लोग एनस से इसे क्या कर देते हैं, शरीर से आउट कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का अवशोषण किसमें होता है, छोटी आंत का इलियम वाला पार्ट में। किसमें होता है, इलियम वाला पार्ट में। लेकिन कहेगा कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत का कोलोन वाला भाग में होता है, ठीक है। इसमें मल और पानी दोनों होता है, जिससे क्या होता है कि आपका मल लिक्विड होता है, और उस लिक्विड प्रक्रिया में क्या होता है कि आपका मल सही तरीका का नहीं होता है, इसलिए इसका पानी का अवशोषण कौन कर लेता है, कोलोन। और फिर यहाँ आते आते ये मल ठोस हो जाता है, फिर ये रेक्टम में एकत्रित होता है, फिर कुछ समय के बाद इसे एनस से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं।
तो ये आपका पाचन तंत्र था और ये पाचन तंत्र आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और नया टॉपिक को देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी के क्लास में हम न्यू टॉपिक के लेकर आएंगे आपके साथ। जय हिंद।